हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वसीम की पाठशाला में। जैसे कि आप लोगों को पता था कि आर्टिकल्स हम लोग शुरू किए हैं, तो 1 to 100 तक हो चुका था पार्ट 1 में। जो नहीं देखे होंगे वो जाके देख लें वीडियो में। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 जो 100 से 200 तक रहेगा। एक ही बार में पूरा करने का मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कंटेंट रेडी करने में थोड़ा लगता है, इसीलिए आज आज भी 100 आर्टिकल करेंगे 100 से 200 तक। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 101 संसद सदस्यता का त्याग और अयोग्यता के बारे में है। यदि कोई सदस्य दोनों सदनों का सदस्य बन जाता है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, तो उसे एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। या तो राज्यसभा छोड़ सकता है या तो फिर लोकसभा, ठीक है। लाभ के पद लाभ के पद धारण करने का सदस्य अयोग्य हो जाएगा। आर्टिकल 102 में है संसद सदस्यता के लिए अयोग्यता। अयोग्यता के कारण क्या क्या है? गैर नागरिक होना, दिवालिया होना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना या लाभ का पद धारण करना, ये सब संसद का सदस्यता के लिए अयोग्यता है। आर्टिकल 103 में क्या है? आर्टिकल 103 में अयोग्यता का निर्णय है। संसद सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय राष्ट्रपति करेगा, जो चुनाव आयोग की सलाह पर आधारित होगा। आर्टिकल 104 में है शपथ न लेने पर मतदान का अधिकार। यदि कोई सदस्य शपथ नहीं लेता या आवश्यक योग्यता पूरी नहीं करता हो तो वह मतदान नहीं कर सकेगा। आर्टिकल 105 में है संसद के विशेषाधिकार। संसद के सदस्यों को सदन में कही गई बात के लिए अदालत में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उन्हें भाषण और कार्यवाही में स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्टिकल 106 में है सांसदों का वेतन और उसका भत्ता। सांसदों का वेतन और भत्ता सांसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आर्टिकल 107 में है संसद में विधेयक का परिचय और पारित होना। तो संसद में किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जा सकता है, धन विधेयक को छोड़कर। सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर बाकी कोई भी विधेयक जो रहेगा उसे पेश कर सकते हैं। और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून बनेगा। अगर राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देते तो फिर कानून नहीं बन सकता उस विधेयक पे। अब आर्टिकल 108 में है संयुक्त बैठक। यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक पर असहमति हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। आर्टिकल 109 में है धन विधेयक की परिभाषा। एक्चुअली यहाँ पे 110 होगा, ठीक है। ये जो है धन विधेयक की परिभाषा, ये आर्टिकल 110 में है। वह विधेयक जिसमें कर लगाना, हटाना, उधार लेना, संचित निधि से धन निकालना आदि शामिल हो। तो धन विधेयक का परिभाषा आर्टिकल 10 याद रखना आप लोग। और आर्टिकल 109 में है धन विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा और राज्यसभा इसमें संशोधन सुझा सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय लोकसभा का ही होगा। आर्टिकल 111 में है राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद से पारित विधेयक, अगर संसद से कोई विधेयक पारित होता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति विधेयक लौटा सकता है, लेकिन यदि पुनः पारित हो तो उसे स्वीकृति देनी होगी। आर्टिकल 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे एनुअल फाइनेंशियल बजट कहते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति संसद के समक्ष बजट पेश करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। आर्टिकल 113 व्यय के संसद से अनुमोदन। संचित निधि से
धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक, संसद द्वारा व्यय की स्वीकृति के बाद विनियोग विधेयक पारित होता है। आर्टिकल 115 में है अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त व्यय के लिए संसद से अनुमति लेनी होगी। आर्टिकल 116 में है अंतरिम, पूरक और अतिरिक्त अनुदान, यदि बजट पारित नहीं हुआ है तो अंतरिम अनुदान से अस्थायी खर्च किया जा सकता है। आर्टिकल 117 में है धन विधेयक का परिचय, धन विधेयक केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही पेश किया जा सकता है। आर्टिकल 118 में है संसद के नियम के बारे में है, प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही के लिए नियम बना सकता है। आर्टिकल 119 में है बजट की कार्यवाही, संसद में बजट प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 120 में है भाषा का प्रयोग, संसद की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में होगी। सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं लेकिन उसके लिए अनुमति लेनी होगी। आर्टिकल 121 संसद में न्यायालयों के आचरण पर चर्चा, संसद में किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं की जाएगी सिवाय महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान। आर्टिकल 122 में है संसद की कार्यवाही पर न्यायालय का हस्तक्षेप का अवधारणा, संसद की कार्यवाही की वैधता पर किसी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। आर्टिकल 127 में राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल 127 में संसद के अवकाश में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जो कानून के समान होगा। अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक मान्य होगा। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा वो 6 महीने तक ही मान्य होगा। याद रखना आप लोग, हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए। आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और संसद द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीश होंगे। ये आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 125 में है सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों का वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश रहेगा उसके वेतन के बारे में है आर्टिकल 125 में। तो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है। आर्टिकल 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अगर अब्सेंट रहे तो राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश को मतलब मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, ऐसा उसके पास, राष्ट्रपति के पास पावर है। आर्टिकल 127 में है अस्थायी न्यायाधीश, यदि कार्य में विलंब हो रहा हो तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सेवा, यानी कि रिटायर जो हो चुका है उसकी सेवा के बारे में दिया हुआ। राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनः सेवा में बुला सकता है। अगर कोई न्यायाधीश है वो अगर रिटायर हो चुका है तो अगर राष्ट्रपति चाहेगा ना तो उसको फिर से बुला सकता है कि आप काम करिए आके। आर्टिकल 129 में है सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं। आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा और अवमानना के लिए दंड दे सकता है। आर्टिकल 130 में है सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा लेकिन राष्ट्रपति अन्य स्थान तय कर सकता है। आर्टिकल 131 में है मूल अधिकारिता, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवाद सुनने का अधिकार। आर्टिकल 132 में है अपील का अधिकार, संविधान संबंधी मामलों में, संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। आर्टिकल 133 में सिविल मामलों में अपील, सिविल मामलों में उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 134 में दिया है आपराधिक मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार है। आर्टिकल 134A में है अपील प्रमाण पत्र का अवधारणा है,
उच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की अनुमति देने के लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 135। आर्टिकल 135 में है संघीय न्यायालय के अधिकार। संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट के अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होंगे। जो संघीय न्यायालय है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हो सकता है, हाई कोर्ट या तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं हो सकता है। आर्टिकल 136 में है विशेष अनुमति याचिका। सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत के निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति से अपील सुन सकता है। आर्टिकल 137 में पुनर्विचार का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की पुनर्विचार याचिका सुन सकता है। आर्टिकल 138 में अतिरिक्त अधिकारिता। संसद सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता बढ़ा सकती है। आर्टिकल 139 में अन्य मामलों में अधिकार। संसद जो है सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त मामलों की सुनवाई का अधिकार दे सकती है। आर्टिकल 139A में है लंबित मामलों का स्थानांतरण। सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है। आर्टिकल 140 में पूरक शक्तियां। संसद सुप्रीम कोर्ट को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु पूरक शक्तियां दे सकती है। कौन देगा? संसद सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 141 में, आर्टिकल 141 कहता है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया वो हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। जैसे कोई चीज लागू कर दिया तो हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। ये सब आर्टिकल 142 में दिया है सर्वोच्च न्यायालय की पूरक शक्ति। आप लोग वीडियो रोक के इसको पढ़ लेना, ठीक है। आर्टिकल 143 में है राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। आर्टिकल 143 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमेशा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आर्टिकल 144 में सिविल तथा न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता। अभी हाल ही में ये उत्तराखंड में लागू हुआ है। इससे पहले गोवा में हुआ था, ठीक है। आर्टिकल 145 में है सुप्रीम कोर्ट के नियम एवं प्रक्रिया। आर्टिकल 146 में दिया हुआ है न्यायालय के अधिकारी, सेवक और व्यय के बारे में। आर्टिकल 147 में है व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भाग 5 केंद्र सरकार के अध्याय 4 न्यायपालिका में कानून और संविधान शब्दों में संसद के अधिनियम, मौजूदा कानून और संविधान के संशोधन भी शामिल होंगे। आर्टिकल 147 में है। आर्टिकल 148 में है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति। आर्टिकल 149 में है सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के कर्तव्य और अधिकार के बारे में है। उसका क्या काम हो गया और उसका क्या अधिकार है उसके बारे में दिया हुआ आर्टिकल 149 में। आर्टिकल 150 में है भारत और राज्यों के खातों का प्रारूप। आर्टिकल 151 में है लेखा परीक्षण रिपोर्टें। भारत की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है। भारत की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है और संसद में प्रस्तुत की जाती है। राज्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाती है और राज्य विधानमंडल में रखी जाती है। आर्टिकल 152 में है राज्यों की परिभाषा है। इस भाग में राज्य शब्द जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों को संदर्भित करता है। संशोधनों के बाद अब जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान हट चुका है। इसका और जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान था आर्टिकल 370 में, जो अब निरस्त हो गया। आर्टिकल 153 में है राज्यों में राज्यपाल के बारे में है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। उसके बाद आर्टिकल 154 में है राज्यपाल का कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। आर्टिकल 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। आर्टिकल 156 में है कार्यकाल यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा। आर्टिकल 157 में है राज्यपाल बनने की योग्यता क्या क्या है।
आर्टिकल 158 में कुछ शर्तें हैं, जैसे राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, यही शर्त है। कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है राज्यपाल। आर्टिकल 159 में है राज्यपाल का शपथ के बारे में है। आर्टिकल 160 में है आकस्मिक प्रावधान। आर्टिकल 161 में है राज्यपाल की क्षमा संबंधी शक्तियां हैं। आर्टिकल 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 164 मंत्रियों संबंधी अन्य व्यवस्था। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल जो है कौन करेगा? राज्यपाल मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री रहते हैं विधानसभा में उसकी नियुक्ति करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा सलाह दी जाएगी किसको? राज्यपाल को। और ये सभी मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी के तहत काम करेंगे। आर्टिकल 165 में है राज्य का महाधिवक्ता, मतलब जैसे 76 में था न्यायवादी अटॉर्नी जनरल, उसी तरह 165 में दिया हुआ एडवोकेट जनरल, जो राज्य का महाधिवक्ता कहलाता है। आर्टिकल 166 में है राज्य सरकार का संचालन। आर्टिकल 167 में है मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी देने का कर्तव्य। उसमें था 78 में था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मतलब जानकारी देने का कर्तव्य है, आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 168 में राज्यों में विधानमंडलों का गठन। आर्टिकल 169 में दिया हुआ है विधान परिषदों का सृजन या फिर उन्मूलन। आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना के बारे में है। आर्टिकल 171 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में है। और विधान परिषद अभी सिर्फ 6 स्टेट में है। आर्टिकल 172 में है विधानमंडलों की अवधि के बारे में है। आर्टिकल 173 में सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 174 में है सत्र, सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 175 में है अभिभाषण और संदेश। आर्टिकल 176 विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 177 में है मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार। आर्टिकल 178 में है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव के बारे में। आर्टिकल 179 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद त्याग, रिक्तीकरण और हटाना, इसका प्रावधान दिया गया आर्टिकल 179 में। आर्टिकल 180 में दिया हुआ उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करना, यानी कि अध्यक्ष अनुपस्थिति हो तो उपाध्यक्ष, और यदि वह भी अनुपस्थित हो तो विधानसभा के नियमों के अनुसार किसी अन्य सदस्य। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्य, यानी कि जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष के कर्तव्य निभाएगा अगर अध्यक्ष एब्सेंट रहा तो। यह सुनिश्चित करता है कि विधानसभा संचालन रुके नहीं, लेकिन विधानसभा रुकना नहीं चाहिए उसका संचालन। यह आर्टिकल 180 में दिया हुआ है। आर्टिकल 181 में है हटाने के प्रस्ताव के दौरान अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष की अध्यक्षता पर रोक। जैसे कि जब अध्यक्ष के हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस बैठक में वही अध्यक्ष नहीं बैठेगा, परंतु उसे बोलने और प्रस्ताव पर पहले मतदान, सिर्फ प्रथम मतदान देने का अधिकार है। यही नियम उपाध्यक्ष पर भी लागू होता है। आर्टिकल 182 में है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति यदि परिषद हो तो, क्योंकि विधान परिषद अभी सिर्फ 6 स्टेट में लागू है, ठीक है। आर्टिकल 183 में है सभापति उपसभापति का त्याग, रिक्तीकरण और हटाना विधान परिषद। विधान परिषद के सभापति या फिर उपसभापति के लिए वही प्रावधान लागू होते हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष या तो फिर उपाध्यक्ष के लिए हैं। पीछे बताएं अभी क्या है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का विधि। वे सदस्यता खोने पर पद छोड़ते हैं, लिखित इस्तीफा दे सकते हैं और पारित प्रस्ताव द्वारा हटाए जा सकते हैं, जैसे आमतौर पर नोटिस अवधि के साथ।
अब आर्टिकल 184 में है उप सभापति या अन्य व्यक्ति का सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 185 में है हटाने के प्रस्ताव के दौरान सभापति उप सभापति की अध्यक्षता पर रोक है। आर्टिकल 186 में दिया हुआ है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति या फिर उप सभापति के वेतन और भत्ते के बारे में दिया हुआ आर्टिकल 186 में। याद रखना आप लोग, आर्टिकल 186 में अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष तथा सभापति या फिर उप सभापति, सभापति और उप सभापति आता है ये इसमें विधान परिषद में आता है, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधानसभा में के वेतन और भत्ते के बारे में दिया हुआ। आर्टिकल 187 में है विधानमंडल के अधिकार और विशेषाधिकार। नेक्स्ट है आर्टिकल 188 सदस्यता, शपथ और अन्य सामान्य प्रावधान के बारे में है। आर्टिकल 189 में है विधानमंडल के संचालन से जुड़े नियम। आर्टिकल 190 में है सदन से बहिष्कार या फिर निष्कासन, अन्य दंड प्रावधान। आर्टिकल 191 में है सदस्य के त्याग, असक्षम होना और रिक्ति नियम। आर्टिकल 192 में है सदस्य के लिए प्रश्न उत्तर, प्रतिवेदन और संभाषण स्वतंत्रता के बारे में है। आर्टिकल 193 में है विधायी सदस्यता के लिए अयोग्यता के विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 194 में है विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार। आर्टिकल 195 में सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में है। आर्टिकल 196 में दिया हुआ है विधायी प्रक्रियाओं के सामान्य सिद्धांत, यानी कि विधानसभा या फिर परिषद के संबंध। आर्टिकल 197 में दिया हुआ है राज्य के विधायी प्रावधान और लागू विषय वर्ग। आर्टिकल 198 में वित्तीय बिलों, अनुमान और विनियोग से जुड़े नियम। आर्टिकल 199 में है विधानसभा या फिर परिषद के रिकॉर्ड और लेखा परीक्षण संबंधी प्रावधान के बारे में 199 में। आर्टिकल 200 में है विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति, यानी कि एसेंट ऑफ बिल्स, विस्तृत और महत्वपूर्ण। यानी कि विधानसभा या फिर विधान परिषद द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसको प्रस्तुत करेगा राज्यपाल के समक्ष। राज्यपाल के पास विकल्प होते हैं स्वीकृति देना या फिर बिना स्वीकृति दिए उसे वापस भेजना या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, विशेषकर यदि विधेयक संवैधानिक या केंद्र हित से जुड़ा हो। नेक्स्ट पॉइंट है यदि राज्यपाल किसी विधेयक को वापस कर दे और विधानमंडल उस विधेयक को पुनः बिना परिवर्तन के पारित कर दे तो राज्यपाल उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। मतलब ये हूबहू राष्ट्रपति की तरह ही इसका कार्य है, अर्थात पुनः पारित विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाती है। इसका महत्व क्या है? यह प्रधान राज्य के कार्यपालिका यानी कि गवर्नर और विधानमंडल के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए निर्णायक है। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलते हैं पार्ट 3 में, ठीक है।